Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the very important horse and cart problem. आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए या कोई भी आप स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं जो आपको कराऊंगी वो आपके बेसिक्स के साथ साथ आपका जो कम्पिटिटिव लेवल है ना उसे भी आपको क्लियर करेगा, ठीक है। इट मीन्स आपको सीधा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम ना देके एग्जामिनर इसके बेसिस पे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये प्रॉब्लम जो है कंसेप्चुअल है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको जो जो टॉपिक कराऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली आपको वो ज़्यादा समझने पड़ेंगे, ठीक है। एज इट इज़ उनसे क्वेश्चन नहीं उठा करके एक एग्जामिनर कंसेप्ट के बेसिस पे पूछता है, मीन्स कोई भी रिलेट करके जो भी हम इसमें लगाते हैं, जैसे हमारी कोई भी थ्योरी हुई या कोई भी हमारा कंसेप्ट हुआ उसके बेसिस पे हमें पूछ लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स बेसिस हम सबका सेम रहेगा हर प्रॉब्लम का। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको लिफ्ट प्रॉब्लम कराई थी, मास एंड पुली प्रॉब्लम कराई थी, तो ये कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो भी इनके बेसिस पे ही होंगे। इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं या कई बार पूछ लेता है, 40% चांसेस है कि थियोरी आ जाती है, वरना इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट आते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझना है बेसिकली अच्छे से, जो मैं बताऊंगी उसका कंसेप्ट क्या है। बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बहुत फनी भी है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है उतना ज़्यादा इसे करते टाइम भी आपको अच्छा लगेगा। अब हम करेंगे जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में या 10th क्लास में, ठीक है, पुल और पुश। फोर्स में आपने पुल और पुश पढ़ा होगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपको पुश करना है इस तरफ, ठीक है। ये इस तरफ कोई भी आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप जैसे बहन भाई हैं, आप टीवी देखते हैं तो भाई बहन का सबसे मेन डिस्प्यूट का मैटर क्या होता है? रिमोट। उसमें क्या होता है कि आपकी सिस्टर या आपका ब्रदर आपसे छीनता है, ठीक है, आपसे छीनता है, लाइक दिस इज रिमोट, ओके। आपसे आपका फ्रेंड छीनता है इस तरफ और आपकी बहन खींचती है इस तरफ, मीन्स आप दोनों ऐसे ऐसे खींचते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ज़्यादा मतलब ताकतवर है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास रिमोट चला जाता है, ऑब्वियसली बड़ा जो होता है उसी के पास जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके सिस्टर ने जैसे इस तरफ खींचा, ठीक है, और आपने रिवर्स इस तरफ खींचा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे होएगा। तो इस पे बेटा आपका लगेगा फोर्स, ठीक है। आपके सिस्टर ने जो खींचा उसका अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, इट मीन्स जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसने आपके सिस्टर ने खींचा ये 10 न्यूटन से, ठीक है, इस तरफ, तो जो ये टुवर्ड्स माई राइट है वो क्या हुआ, डायरेक्शन, और जो 10 न्यूटन है वो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट अगर मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन, 15 न्यूटन फोर्स या 8 न्यूटन फोर्स, कोई भी कांस्टेंट होगा वो होगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, ओके। और अगर मैं बोल रही हूँ कि टुवर्ड्स राइट अगर आपकी सिस्टर इस रिमोट को खींच रही है, ठीक है, ये रिमोट है, अगर इस रिमोट को टुवर्ड्स राइट आपकी सिस्टर खींच रही है तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ लगी, राइट की तरफ, ठीक है। और आप खींच रहे हो तो आपका फोर्स किस तरफ लगेगा, लेफ्ट, ठीक है। और आपका मैग्नीट्यूड मानो आपका मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन, ठीक है, और आपकी सिस्टर का मैग्नीट्यूड था 15 न्यूटन, तो रिमोट किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली जिसके फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इट मीन्स जिसके फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उसमें रिमोट जीत जाओगे और आप जो चाहोगे फिर वही टीवी या कोई भी चैनल देख सकते होंगे, ठीक है। तो जो भी आपका ये टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट है, ठीक है, अगर राइट की तरफ खींच रहे तो पुल हुआ और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हुई, राइट, ठीक है। आप खींच रहे हो लेफ्ट, ठीक है, आपने पुल किया लेफ्ट की टुवर्ड्स, तो आपके भी फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, लेफ्ट। जैसे तो मेरा फोर्स इस तरफ लगा F12 और मेरा फोर्स इस तरफ लगा F21, ठीक है। इट मीन्स आपने खींचा, फोर्स एक्सर्ट किया आपने बॉडी पे और बॉडी ने बेस पे, ठीक है। तो F12 और F21। अब न्यूटन थर्ड लॉ से हमारा क्या होता था,
फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मेरा F21 इज इक्वल्स टू -1/2 आता था। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किया और अपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया। अब यहाँ पे मेरा ये बताने का मेन कंसेप्ट ये है, ठीक है, इट मीन्स अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हो, ठीक है, मेरे न्यूटन के जो लॉज होते थे, एक थर्ड वाला ये होता था, सेकंड वाला होता था हमारा चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, जो मैंने MA के भी प्रूव किया था। ठीक है, ये क्या होता है, और जो मेरा फर्स्ट लॉ होता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने इन्हीं कंसेप्ट से कराया था लिफ्ट प्रॉब्लम, मास एंड पुली प्रॉब्लम। ओके, ये जो मैंने कंसेप्ट कराए थे, इसमें मैंने टेंशन वाला आपको कंसेप्ट बताया था कि टेंशन क्या होती है। ठीक है, मैंने रिजल्टेंट बताया था कि अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी मास हैंग्ड है, ठीक है, इस पे हमारा फोर्स लगता है टुवर्ड्स अर्थ mg, तो इसको एक रिलेट करने वाली एक रिएक्शन लगेगी या टेंशन लगेगी अपवर्ड, वो क्या होती है T। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट मैंने बताए। आज यही वाले कंसेप्ट हमारे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में यूज होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनर पूछता है, इससे 2 to 3 मार्क्स की ये आती है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। And this is the cart। हॉर्स एंड कार्ट का मतलब आप समझते हैं ना, घोड़ा गाड़ी जो होती है। ठीक है, मीन्स आप किसी भी, जब घोड़ा आगे टिक 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 करता है, उसके पीछे जब आप बैठ के जाते हो तो घोड़ा गाड़ी, जो वो घोड़ा उस गाड़ी को खींचता है, उसमें हमारा क्या फोर्स एक्ट करता है, क्या टेंशन एक्ट करती है, कौन सा मास एक्ट करता है। ठीक है, आज हम ये प्रॉब्लम पढ़ेंगे साइंस की टर्म्स में। ठीक है, कि वो चलती है, वो आगे घोड़ा जा रहा है तो गाड़ी आगे जाती है, पीछे क्यों नहीं जाती, पीछे जाती है तो वो स्लो डाउन कैसे होती है। इट मीन्स इसमें जो भी कंसेप्ट है आज वो सारा बेसिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द कार्ट। हॉर्स मुझे बनाना नहीं आता है, दैट्स वाई मैं इसे अगर हॉर्स मानूं। ठीक है, ये मेरा हॉर्स है, प्लीज डोंट लाफ। ओके, हॉर्स एंड कार्ट में देखो बेटा, अब सबसे पहले मेन कंसेप्ट होता है, अगर हम अर्थ पे चल रहे हैं, ठीक है, हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलने में हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स और फ्रिक्शन हमारे 2 टर्म्स होते हैं, फ्रिक्शन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। ठीक है, तो हमारा मेन होता है कि हम चल रहे हैं या हम दौड़ते हैं, उसमें कैसे हम हमारे एक्ट करती है, बॉडी एक्ट करती है या अर्थ सरफेस हम पे एक्ट करता है। ठीक है, तो मेन होता है बेटा कि आपने देखा होगा, आप जब देखते हैं उसेन बोल्ट को देखा होगा, आपने रनिंग एथलेटिक्स को देखा होगा। ठीक है, एथलेटिक्स क्या करते हैं, एथलेटिक्स दौड़ने से पहले अपने पीछे एक गड्ढा बना लेते हैं। ठीक है, उसमें अपना पैर रखते हैं, देन भागते हैं तो उसे पुश करते हैं। ठीक है, इट मीन्स जितने ज़्यादा से हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो बॉडी भी हमें पुश करेगी आगे। ठीक है, इट मीन्स हम अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी हम पे फोर्स उतना ही लगाएगी जितना हमने लगाया। ठीक है, तो अगर हम जब वो गड्ढा करके अगर वो अपने पैर को आगे पुश करता है, दैट्स मीन्स कि अर्थ भी जब उसे पुश करती है। ठीक है, अर्थ ने भी उसे उतने ही फोर्स से पुश किया जितने फोर्स से वो अर्थ को बैकवर्ड पुश कर रहा है, उतने ही फोर्स से अर्थ ने उसे अपवर्ड पुश किया। ठीक है, तो इसमें भी हमारी वही प्रॉब्लम है। अब देखो, सबसे पहले हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम की बेसिक क्या होती है। ठीक है, अब देखो बेसिक क्या होता है बेटा, बेसिक ये है कि अगर हम चलते हैं, ठीक है, अगर हम चल रहे हैं, खड़े हैं स्ट्रेट, अपने स्ट्रेट लेग्स के खड़े हैं, तो हम चलते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है चलने का, सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप चलने का होता है अपनी लेग को मोड़ना। ठीक है, अपनी लेग को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मोड़ते हैं, देन हम अपना नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं, देन फिर मोड़ते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं। इसलिए अगर घोड़े को भी चलना होगा, अगर वो ऐसे स्ट्रेट लेग्स में खड़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, जो अपने फ्रंट लेग है उसे मोड़ना होगा किसी एक एंगल पे। इट मीन्स ऐसे उसे अपनी एक लेग मोड़नी होगी, तभी वो आगे चल पाएगा। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होता है बेटा यही कि उसे लेग मोड़नी है, और अगर वो अर्थ के साथ कोई भी एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, नेक्स्ट उस पे करते हैं। से कोई भी ये था हॉर्स, मैं आपको ये जूम आउट करके बताती हूँ। अगर ये हॉर्स है,
तो उसे अपनी एक लेग मोड़नी होगी, ठीक है। सी अर्थ पे है तो उसकी फ्रंट लेग अर्थ के साथ बनाती है एंगल थीटा। क्या एंगल बनाती है? एंगल थीटा, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर्स में कराया था आपको कंपोनेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो उसमें हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट में। प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इसमें क्या होता है, अब तक हमने जो पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, हमने जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स पढ़े हैं या लिफ्ट प्ले प्रॉब्लम पढ़ी है, ठीक है, उसमें जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो सारे कंसेप्ट हमें यहाँ लगाने हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी हॉर्स की लेग एंगल बना रही है थीटा किसी भी अर्थ के साथ, अगर मैं मानो ये अर्थ सरफेस है और ये उसकी लेग बना रही है एंगल थीटा, देन इट विल कंपोनेंट ऑफ will divided into two component, horizontal और vertical component। तो मेरा horizontal component क्या होता था? horizontal component होता था मेरा v cos theta। if it is r then it will be r cos theta and it will be r sin theta, ठीक है। got it my point? जो मेरा horizontal component होता था वो तो होता था मेरा r cos theta, और जो मेरा vertical component होता था वो होता था r sin theta, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले ये हुआ, इट मीन्स हॉर्स आगे जाएगा तो पुली भी आगे जाएगी, मीन्स कार्ट भी आगे जाएगी, ठीक है। अगर मैं कोई भी हॉर्स किसी भी कार्ट को अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है तो पुली भी जाएगी आगे, ठीक है, कार्ट भी जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं कार्ट को लेती हूँ, इफ दिस इज कार्ट, ओके, यहाँ मेरा है हॉर्स, हॉर्स का अगर मैं यही वाला कंपोनेंट ले लेती हूँ सिर्फ theta, okay, and it's a direction of r cos theta and it will be r sin theta, okay। then मेरा क्या होता है, अगर मेरे पुली, ठीक है, सबसे पहले मेरा क्या होता था, मैंने जब लिफ्ट प्रॉब्लम कराई थी तो मेरा जो मास होता था, किसी भी कोई मास जो हैंग्ड है, ठीक है, उसका मास mg किसी भी एक टेंशन से या किसी भी एक रिएक्शन से वो कैंसिल आउट हो जाता था। तो यहाँ पे जो मेरा मास है ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है, फॉरवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इट मीन्स अगर मैं इसका वेट लेती हूँ वेट 1, ओके, देन इट विल बी कैंसिल आउट बाय रिएक्शन r, ओके। क्योंकि यहाँ पे बेटा वेट 1 है अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे हमारा वेट जो होता है वो जो एक्चुअल वेट होता है वही होता है। लिफ्ट प्रॉब्लम में मैंने किया था, अगर वो अपवर्ड जा रहा है तो मेरा वेट, अपेरेंट वेट मेरा ज़्यादा होगा, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है तो मेरा कम होगा, और फ्रीली फॉल वाली कंडीशन में क्या होता था, मेरा वेट मेरा 0 हो जाता था। तो यहाँ पे जब बेटा अर्थ सरफेस की बात आती है, इसमें हमारा होता है जो मेरा एक्चुअल वेट है वही मेरा रहेगा, ठीक है। अपेरेंट वेट का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए जो मेरा वेट है वो मेरा किससे कोरिलेट हो जाएगा, किसी भी एक रिएक्शन से। और जो हॉर्स का वेट है वेट 2, वो भी किसी रिएक्शन से r से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, अगर मैं लेती हूँ वेट 1 इज दी वेट 1 एंड वेट 2 आर, कंसिडर वेट 1 एंड वेट 2 आर वेट्स ऑफ कार्ट एंड हॉर्स रिस्पेक्टिवली, ओके। इसके बाद क्या होता है बेटा, यहाँ से अगर कोई हॉर्स है, ठीक है, अगर ये कोई हॉर्स, ठीक, अगर हॉर्स किसी भी पुली को खींच रहा है, ठीक है, किसी को भी पुल कर रहा है, किसी भी कार्ट को खींच रहा है, तो वो कोई भी एक टेंशन लगाएगा, ठीक है, इस पे टेंशन लगेगी, दिस साइड टेंशन, और पुली उसकी तरफ जा रही है तो देयरफॉर इस पे ये भी एक इक्वल टेंशन एक्सर्ट करेगा, इट विल बी टी। देयरफॉर यहाँ से ये हमारा थर्ड लॉ से होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी हॉर्स किसी भी कार्ट पे टेंशन लगा रहा है तो हमारे कार्ट भी सेम मैग्नीट्यूड वाली टेंशन लगाएगी हॉर्स पे, ठीक है। तो देयरफॉर मेरे टी और टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, अगर कोई भी मेरा, इसका वेट है mg और इसका वेट है मेरा कैपिटल M और G, इफ W1 इज स्मॉल mg and W2 is capital mg, then आप यहाँ से देखो, सॉरी, अगर इसका मास है m, इसका मास है कैपिटल M, अगर मेरा हॉर्स का मास है कैपिटल M, देन
मेरा फोर्स क्या होता था ma, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, देयरफॉर मेरा f जो है, अगर मेरा स्मॉलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर मेरी कार्ट जा रही है, अगर मेरी कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, देन अर्थ उस पर क्या लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड का बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। अगर मेरा कार्ट पे लग रहा है फोर्स स्मॉल m और मेरा हॉर्स पे लग रहा है फोर्स, और मेरा हॉर्स आगे खींच रहा है, इसे खींचने में लगा रहा है कैपिटल F, देन F विल बी mg एंड स्मॉल f विल बी mg। ये क्या है मेरा फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन कार्ट, और ये क्या है मेरा फोर्स टू पुल अ कार्ट। ठीक है, अगर वो फोर्स F है, ठीक है, जिससे हमारा हॉर्स किसी भी कार्ट को खींच रहा है, अगर वो हमारा फोर्स F है, देन इट विल बी कैपिटल M और G। और अगर मेरा फोर्स स्मॉलर F इज इक्वल टू क्या है, mg, तो वो जो मेरी कार्ट आगे पुल हो रही है वो लगा रही है अर्थ पे फ्रिक्शन, तो ये मेरे यहाँ पे मेनली फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स में से अभी इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स का अभी कंसेप्ट नहीं पता है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा बेटा जो मेनली चलने का या घूमने का या स्विम करने का या कोई भी रनिंग वगैरह करने का मेन कंसेप्ट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जितना हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे, उतना ही हमारे पैरों पे या हमारी बॉडी पे अर्थ भी उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, मैंने ये लिया, देखो ये मेरा आर साइन थीटा है, फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में है, आर कोस थीटा की डायरेक्शन में, देन कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर विल बी एफ, और जो मेरा वेट 2 है वो मेरा इक्वेट हो जाएगा आर साइन थीटा से। ठीक है, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है। ये दोनों चीज़ें मुझे यूज़ करनी होती है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अगर कोई भी थीटा निकालने के लिए बोल देता है और मुझे वेट दिया होगा हॉर्स का, तो मैं आर साइन थीटा से वेट 2 इक्वेट करके थीटा निकाल दूंगी। ठीक है, और अगर मुझे कोई फोर्स की वैल्यू दी है तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से थीटा की वैल्यू निकाल दूंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेरा यूज होगा बेटा न्यूमेरिकल्स में। तो अब मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, आपको हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम ये समझ आई। अगर हॉर्स किसी भी कार्ट को खींच रहा है, टेंशन लग रही है उस पर, तो मेरी कार्ट भी उतनी ही टेंशन लगाएगी हॉर्स पे। ठीक है, और ये मेरा कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, कार्ट पे जो फोर्स लगाएगी अर्थ, वो मेरा स्मॉलर एफ है, दैट विल बी mg, और मेरा कैपिटल एफ क्या होगा, कैपिटल एफ mg। ठीक है, तो अब मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, लेट F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं मोशन लेती हूँ कार्ट की, फॉर मोशन ऑफ कार्ट, अगर मैं मोशन लेती हूँ कार्ट की, तो कोई भी जब वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, फोर्स लग रहा था मेरा हॉर्स का F, ठीक है, और मेरी जो टेंशन लग रही थी फोर्स पे वो थी T। जब मेरा जो टेंशन लगा रही थी वो, आप इसमें देखिए, जो मेरी ये टेंशन लग रही है वो है T, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मेरा फोर्स F। देन मेरी मूव किस डायरेक्शन में हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा हॉर्स मूव कर रहा है, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स मेरा क्या होता था। अगर आपकी कोई भी सिस्टर है, अगर आपकी कोई भी सिस्टर है, ठीक है, आपका रिमोट छीनती थी, ये 15 न्यूटन से था, आपका 16 न्यूटन से था, तो आपकी तरफ रिमोट आता था, और मेरा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हुई, जिस तरफ फोर्स मैक्सिमम हो, फोर्स मैक्सिमम, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स की भी मेरी डायरेक्शन हुई टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो मेरी मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट फोर्स का वो होगा 1 न्यूटन। ठीक है, जो मेरा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1 न्यूटन, और मेरी डायरेक्शन क्या होगी उस फोर्स की, जिस तरफ मेरा मैक्सिमम फोर्स है, जिस फोर्स का मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी तरफ मेरे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, F था मेरा, कोई भी मेरी डायरेक्शन जाती थी टुवर्ड्स F, टेंशन एक्सर्ट कर रहा था वो ऐसे, कार्ट मेरी टेंशन एक्सर्ट करती है हॉर्स पे इस तरफ, और जबकि अर्थ मेरे पे फोर्स लगाती है F,
कैन बी रिटर्न एज टी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ। एफ यहाँ पे मेरा वही है रिजल्टेंट फोर्स, और ये मेरा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है टुवर्ड्स टी है, टेंशन मेरी ज़्यादा है फोर्स से, तो टी माइनस एफ ये मेरा मैग्नीट्यूड और ये मेरी उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ठीक है, मेरी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, हमें पता है एफ मेरा यहाँ पे क्या होगा एम ए, देन आई पुट इट हियर टी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। ये मेरी हुई कार्ट की मोशन। अब मैं करती हूँ हॉर्स की मोशन। फॉर मोशन ऑफ हॉर्स हॉर्स मेरा फोर्स लगाया था इस तरफ, मूव भी कर रहा है इसी तरफ, टेंशन उसके लग रही है ऐसे, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच माइनस टी। अगर कोई भी मेरी फोर्स लगा रही थी, ठीक है, अर्थ मेरी हॉर्स पे फोर्स लगा रही थी एच, जैसे वो लगा रही थी कार्ट पे स्मॉलर एफ, तो यहाँ से मेरा एच माइनस टी विल बी एफ। देन एफ मेरा यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एम ए, इट विल बी इक्वेशन सेकेंड। मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी t माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए एंड h माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं करती हूँ इफ आई एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन t माइनस एफ प्लस h माइनस टी विल बी एम ए प्लस एम ए, ओके। t से मेरा t कैंसिल आउट हुआ, देन h minus f will be m plus m a, ओके। तो यहाँ से अगर मैं करूँ मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m प्लस m अपॉन h माइनस f, ठीक है। तो यहाँ से मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है h a इज इक्वल्स टू m प्लस a इज इक्वल्स टू h माइनस एफ अपॉन m प्लस m। ये है मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। और आपको कंसेप्ट ये समझ आ गया था, अगर मेरे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से क्या होगी, h माइनस एफ अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी मेनली हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम है, मुझसे एक्सेलरेशन ही निकलवाते हैं। आर कोस थीटा कंपोनेंट आप समझ गए थे कि थीटा मैंने लिया था, कोई भी वो लेग थी, तो मेन कंसेप्ट आप इसका समझ गए कि अगर कोई भी मेरा जिस तरफ भी फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मेरे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन वही होती है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इससे नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। बेटा यही थी, ये इतनी इजी है, ठीक है। जो 9th और आपके प्रीवियस क्लासेस के जो भी कंसेप्ट है वही इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करना होता। कहने के लिए एक बहुत बड़ी हवा है कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मली आपने जो लिफ्ट प्रॉब्लम से आपने टेंशन और फोर्स को वो इक्वेट करने वाले और कैंसिल आउट करने वाली जो इक्वेशन सीखी हैं, सीधा वो पुट करनी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके बाद होता है मेरा रियल लॉ। रियल लॉ ऑफ मोशन हम किसे बोलते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि वो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। ये मेरा होता है। इसे क्यों बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन, मैंने फर्स्ट लॉ को क्यों नहीं बोला है, थर्ड लॉ को क्यों नहीं बोला, ठीक है। ये आपसे कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं और कई बार प्रूव करना भी पूछ लेते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कंटेंड करता है, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, सेकेंड लॉ थर्ड लॉ है जो वो सेकंड में कंटेन करता है, फर्स्ट लॉ है जो वो सेकंड में कंटेन करता है, ठीक है। दोनों मेरे लॉ फर्स्ट और थर्ड सेकंड, मेरे जो सेकंड फोर्स होता है न्यूटन का, उससे मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है, रियल लॉ ऑफ मोशन हम सेकंड लॉ को बोलते हैं। वो कैसे होता है, ठीक है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगी। प्रूफ है मेरा न्यूटन्स first law of motion contained in second law of motion। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मेरा सेकेंड लॉ, एक तो मेरा ये आया था
एक मेरा क्या होता है f इज इक्वल्स टू एम ए, ये मैंने प्रूव कराया था और मैंने ये बताया था कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे, मेरा f होता है एम ए, इफ आई राइट f इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो अगर कोई भी फोर्स, मेरा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी मैं एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करती हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देन उसकी जो पोजीशन होती है वही रहती है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे रहेगा। तो अगर मैं कोई भी फोर्स एक्सर्ट ना करूँ, मैं फर्स्ट लॉ अगर इसमें यूज करती हूँ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड देन एफ इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम ए ऑल्सो विल बी 0, ओके। अब देखो किसी भी बॉडी का मास है जो वो 0 तो नहीं हो सकता, मास कांट बी 0, देन एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। यहाँ से मेरा यही होता है। तो यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर सकती हूँ, देयरफॉर इफ द बॉडी इज नॉट accelerated or it remains the same state, ठीक है। यहाँ से मुझे कंक्लूड क्या हुआ, अगर मेरा फोर्स 0 है तो मेरी जो एक्सेलरेटेड होगी, कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं होगी, फोर्स मेरा 0 था तो ए मेरा 0 आ गया, ठीक है। इट मीन्स रिमेन इन सेम स्टेट। और ये मेरा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से शुरुआत करके मैंने वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे एंड कर दिया। इट मीन्स कि जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कंटेन करता है। अब मेरा क्या है, अब मैं करूंगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ये मेरा 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मोशन कंटेंट इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम कुछ एजम्पशंस करेंगे, ठीक है। हम इसमें एजम करेंगे कोई भी एक सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब सबसे पहले मेरा मेन कंसेप्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हम उसे बोलते हैं जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिस सिस्टम में नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। इट मीन्स dp बाई dt जिसमें होता है 0, वो मेरा सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं करूंगी लेट कंसिडर द बॉडी in isolated systems having A and B। अगर कोई भी मेरी बॉडी है, if this is system A and this is B, तो इस पे जो मेरा फोर्स एक्सर्ट होगा A ड्यू टू B, उसे मैं क्या बोलूँगी, F ऑफ ए बी। और जो इस बॉडी पे मेरा फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू A, इट विल बी F ऑफ बी ए, ठीक है, ये आपको पता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इफ पी ए इज मोमेंटम ऑफ body A and PB is momentum of system B, then according to second law मेरा dp by dt is directly proportional होता है F के। तो अगर मैं किसी भी अगर मैं A के लिए लेती हूँ तो मेरा dpa by dt will be directly proportional to F of AB, and for body B will be dP B by dt is directly proportional will be F of AB, F of BA, सॉरी, ठीक है।
तो यहाँ से मेरी इक्वेशन अगर मैं लेती हूँ फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इफ आई एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, dpa बाई dt, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट k एफ ए बी के इक्वल ले लेती हूँ और k अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरा dpa बाई dt इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी होगा। तो यहाँ से प्लस dpb बाई dt विल बी एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए। ओके, यहाँ से अगर मैं d बाई डी टी कॉमन निकालूँ, p ऑफ a प्लस p ऑफ b विल बी f ऑफ ए बी प्लस f ऑफ बी ए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने इसमें क्या किया था, सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम आइसोलेटेड होने का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरा क्या होगा, 0। तो d बाई डी टी पी ए, मेरा टोटल मोमेंटम है दोनों बॉडी का। ठीक है, ये क्या होगा 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी 0। देन मेरा एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए विल बी 0। तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी ए, और मेरा ये क्या होता है, ये तो मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। इट मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल है, ये इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, और साइन क्या है, ये मेरा सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे एक्सप्रेशन यही खत्म होता है। इसके बाद बेटा एक बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मेन कंसेप्ट लगाएंगे हॉर्स एंड पुली वाले। ठीक है, जो मेरा फोर्स होता है मैग्नीट्यूड, उसी हम कैंसिल आउट कैसे करते हैं, मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में फॉर्मूलाज भी बताए थे उसके। तो जैसे मेरा न्यूमेरिकल से 2 मासेस, the masses m1, m2 and m3 are 5, 2 and 3 kg respectively of 3 bodies are shown in figure. Then calculate tension T1, T2, T3। ठीक है, अगर मेरा कोई भी मास है, M1 है जो, M2, M3, किसी भी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं इसे खींच रही हूँ तो इस पे टेंशन लग रही है T1, इस पे T2 एंड T3। तो मुझे टेंशन T1, T2 और T3 निकालनी है। कब कब निकालनी है, केसेस आर गिवन। द फर्स्ट वन इज the whole system is going upward with acceleration की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द सेकेंड इज when whole system is stationary, सिस्टम इज स्टेशनरी। ठीक है, इसमें मुझे क्या गिवन है, इसमें मुझे 3 डिफरेंट मासेस गिवन है, m1, m2 एंड m3। अगर मुझे इसमें बोला है मुझे टेंशन्स निकालने हैं। ठीक है, अगर मैं तीनों मासेस, वो बेटा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मीन्स एक ही किसी रोप पे अगर मैं यहाँ पे कोई मास टांग दूँ या यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक ही रोप पे जो 3 मासेस हैं, अगर मैं उसे खींचती हूँ तो तीनों मासेस का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपवर्ड खींच रही हूँ और स्टेशनरी है, तो 2 मुझे डिफरेंट केसेस में मुझे क्या निकालनी है, टेंशन्स निकालनी है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो मैंने कराया था, ठीक है, मैंने लिफ्ट और मास एंड पुली वाला प्रॉब्लम कराया था, उसमें क्या होता है, टी माइनस एम जी, टी अगर कोई भी अपवर्ड जा रही है तो टी माइनस एम जी विल बी एम ए होता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टोटल मास क्या होगा, मास विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो मेरा T1 यहाँ से आएगा, टी आएगा मेरा
T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 G विल बी M1 प्लस M2 प्लस M3 A। ठीक है, तो मेरा T1 यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं उस तरफ लेके जाती हूँ तो M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन आता था और मेरा A प्लस G आता था। ठीक है, तो मेरा T1 मास 1 की वैल्यू मेरी क्या थी 5 प्लस मास 2 2, मास 3 विल बी 3 kg। ठीक है, और मेरी A की वैल्यू मुझे गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरी G की वैल्यू होती है 10। T1 विल बी, यहाँ पे मैं 10 ना लेके 9.8 लेती हूँ, तो 5 और 2 7 और 3 10 मल्टीप्लाई बाय 11.8, इट विल बी 118 न्यूटन। ठीक है, जो मेरी टेंशन 1 जो खींचेगी, हर एक चीज़ को अपनी तरफ पुल करेगी, उस टेंशन की वैल्यू मेरी क्या होगी 118 न्यूटन। अब मुझे तीनों टेंशन्स निकालनी है। ठीक है, तो T2 मेरी क्या होगी बेटा, T2 मेरी होगी ऐसे, अगर मेरा ये डायग्राम है T1 T2 एंड T3। T1 मेरा क्या होगा बेटा, तीनों मास को खींचेगा। T2 में पे जो मेरा फोर्स टेंशन लगेगी वो सिर्फ इन 2 मासेस की वजह से लगेगी, तो T2 विल बी M2 प्लस M3 A प्लस G होगा। ठीक है, तो मेरी T2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, M2 मेरा क्या था 2 और M3 विल बी 3, 2 प्लस 9.8 इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 11.8 विल बी 59 न्यूटन। ठीक है, तो मेरी T2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 59 न्यूटन। अब मुझे T3 की वैल्यू निकालनी है। T3 किसकी वजह से, T3 सिर्फ मैनेज होगी बेटा M3G। ठीक है, T3 मेरा क्या होगा M3G। अब वो अपवर्ड जा रही है तो T माइनस M3G इज इक्वल टू M में, T माइनस M3G इज इक्वल्स टू M3A। ठीक है, तो मेरा T इज इक्वल्स टू M3G प्लस A। ठीक है, तो मेरा M3 क्या था 3, G प्लस A क्या है 2 प्लस 11.8, इट विल बी 35.4 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा क्या होगा 35.4 न्यूटन। और मुझे सेकंड क्या दिया है बेटा, व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी। ठीक है, व्हेन होल सिस्टम इज स्टेशनरी। अब स्टेशनरी है मेरा, स्टेशनरी में क्या होता है, इट मीन्स वो रेस्ट पे है, तो जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगा, चल नहीं रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी मेरा होगा 0, और चेंज इन वेलोसिटी होता है मेरा एक्सेलरेशन, देन A विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे, अगर मैं इन कंडीशन को यूज़ करती हूँ, T3 विल बी M1 प्लस M2 प्लस M3 A प्लस G होता था। तो यहाँ से अगर मैं लेती थी 5 प्लस 2 प्लस 3 A मेरा क्या है यहाँ पे 0, और मेरी G की वैल्यू 9.8, तो मेरे यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई, T1 आता है मेरा 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8, इट मीन्स 98 न्यूटन। इट मीन्स आप देख सकते हो जो वो मोशन में था, किसी भी चीज़ को हम अपवर्ड कर रहे थे तो मेरा T1 की वैल्यू आई थी 118। ठीक है, पर अगर वो स्टेशनरी है तो मेरे T1 की वैल्यू आई 98 न्यूटन। वो किसके कारण आई बेटा, वो एक्सेलरेशन के कारण आई है। ठीक है, अब मेरा T2 क्या होगा M2 प्लस M3 A प्लस G। ठीक है, A मेरा यहाँ पे होगा 0, G मेरा 9.8। ठीक है, M2 प्लस M3 2 प्लस 3, इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, इट विल बी 49 न्यूटन। ओके, और जो मेरा थर्ड होगा बेटा T3 होगा, वो होगा सिर्फ M3 A प्लस G। M3 है मेरा 3, A है मेरा 0 प्लस 9.8, इट विल बी 29.4 न्यूटन। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, जब कोई भी हमारी बॉडी अपवर्ड जा रही थी और स्टेशनरी जा रही थी तो मेरी जो टेंशन्स होती है वो डिफर कर जाती है। अगर वो डाउनवर्ड आती तो डिफर कर जाती, और अगर मेरी फ्रीली फॉल होती तो मेरे सारे टेंशन्स क्या आती बेटा 0। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर की, मीन्स किसी भी टेंशन की वैल्यूज निकलवा लेंगे डिफरेंट, कोई भी स्टेशनरी दे देगा, किसी में केस वो अपवर्ड जा रही है, किसी में डाउनवर्ड जा रही है, किसी में डाउनवर्ड एक फोर्स के साथ जा रही है, तो डिफरेंट केस हो जाते हैं। जैसे मैंने लिफ्ट और वो प्रॉब्लम करी थी, तो सिंपली या तो आपसे वो सीधा दे देता है,
या दे देता आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऐसी और प्रॉब्लम्स करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो जहाँ तक है आप इन्हें रिवाइज करते रहिए। आई होप आप पीछे का अपना साथ के साथ अप टू डेट रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी साथ के साथ अप टू डेट नहीं रखेंगे बाद में एकदम से वो बर्डन हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, उन्हें डेली बेसिस पे पढ़िए, थोड़े थोड़े टाइम में से ही पढ़िए ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।